देखना, आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन वाले ऑडियो वीडियो चेक कर लो। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, बस ये रीड करके आने वाला था, क्लास 12 का ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है खाली, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब है पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहा है। ठीक है, तो कैसे बंद हो सकता है और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा पार्टनरशिप फॉर्म बंद होने से। देखना, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म, कैसे डिसॉल्व हो सकता है एक फॉर्म। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मे बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज: डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री डिसोल्यूशन, मतलब अपने मन से डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और दूसरा है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म को अब डिसॉल्व कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए। हाँ, वो हो गया इसमें वॉलेंट्री में, अपनी इच्छा से हम बंद कर रहे हैं। देखना, डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, दैट इज वॉलेंट्री डिसोल्यूशन। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 टाइप्स। पहला, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, पार्टनर्स आपस में डिसाइड किए कि दे वांट टू डिसकंटिन्यू द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो वो लोग डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इट गिव्स राइट टू अ पार्टनर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विथ a contract between the partners. Contract between a partner means a contract already made. That means partnership deed. मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा है 5 साल के लिए पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, ये फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। तो फिर 5 साल बाद कोई भी पार्टनर चाहे तो बोल सकता है कि फर्म को हम डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 साल के लिए बना था और 5 साल इसका पूरा हो चुका है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट मतलब पार्टनर खुद आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि दे वांट टू डिसकंटिन्यू द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अ फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व्ड बाय द एडजुडिकेशन डिक्लेरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स और ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो बोले कि या तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं या एक को छोड़कर बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब वो पार्टनरशिप रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही आदमी खाली कैपेसिटी ऑफ पार्टी है, एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी सारे तो डिसॉल्व हो चुके हैं। या तो सारे के सारे डिसॉल्व हो, मतलब ये हो गए हैं, इंसॉल्वेंट हो गए ऑल, या ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन, सारे हो गए एक को छोड़कर, तो ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगा, बंद हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म। किसी एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, वो पार्टनर हट जाएगा पार्टनर, बाकी लोग कंटिन्यू कर सकते। लेकिन जब सारे के सारे डिसॉल्व हो गए, मतलब ये हो गए इंसॉल्वेंट हो गए, या सारे को छोड़कर एक को छोड़कर बाकी सारे हो गए, देन द फॉर्म इज डिसॉल्व। ठीक है, second, by the happening of an event which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on for the purpose for the partners to carry it as in partnership। तो बोला कि ऐसा कोई बिजनेस करते थे जो कि वो बिजनेस अब क्या हो गया है, अनलॉफुल। ठीक है, तो हम ऐसा कोई बिजनेस करते थे जिससे कुछ इवेंट हुआ और उससे क्या हुआ है, हमारा वो बिजनेस जो है वो नाउ इट बिकम्स अ अनलॉफुल बिजनेस, नाउ द फॉर्म विल बी डिसॉल्व, फॉर्म बंद हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस जो फॉर्म करता है वो बिजनेस ही क्या हो चुका है, अनलॉफुल हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी नहीं है, द फॉर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व्ड इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, डिसॉल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। Subject to contract between a partner, a firm can be dissolved on the happening of any of the following contingencies। ठीक है, कोई any of the नहीं, any मतलब इसमें लिखा हुआ नहीं है any of the following contingencies क्या है,
ठीक है, ये इसमें पहले भी लिखा हुआ नहीं था कि क्या है बोल के, लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि जैसे कि कोई कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि हम लोग फर्म को बंद करना चाहते हैं, या फिर वो बिजनेस जो हम लोग ऊपर वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाला भी कंटिजेंसी है, ऐसा कुछ हुआ जिससे हम जो बिजनेस रन कर रहे थे अब वो बिजनेस रन करना पॉसिबल नहीं है, या फिर हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस ही अब गवर्नमेंट मना कर दिया है या वो बिजनेस अनलॉफुल हो गया है। कंटिजेंसीज का मतलब कुछ भी ऐसा होना, कंटिजेंट याद है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन द अनसर्टन इवेंट इन द फ्यूचर, तो यहाँ पे वही कंटिजेंसीज का मतलब वही है कि ऐसा कोई इवेंट हुआ फ्यूचर में जिससे अब वो बिजनेस करना या रन करना या कंटिन्यू करना और पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, रिजोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। ये तो आसान है, जब पार्टनरशिप एट विल है, विल का मतलब क्या था, इच्छा से, मतलब कोई एक फिक्स्ड पीरियड के लिए या कोई एक फिक्स समय के लिए पार्टनरशिप नहीं है, तो कोई भी पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर सकता है बाय जस्ट गिविंग अ नोटिस, एक नोटिस देकर वो फर्म को क्लोज कर सकता है। वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, द फर्म मे बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग। कुछ नहीं करना है, जब बस एक नोटिस देना है इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप एट विल था मतलब अपनी इच्छा से पार्टनरशिप था, हम जब चाहें उसको तब क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पार्टनर अगर क्लोज करना चाहता है तो वो नोटिस दे सकता है दूसरे पार्टनर्स को रिगार्डिंग हिज इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस। ठीक है, इन केस डेट इज मेंशन इन द नोटिस, मतलब कब से डिसॉल्व करना है, डेट अगर लिखा हुआ है, द फर्म इज डिसॉल्व्ड एज फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस। ठीक है, जैसे आज हम नोटिस दिया, आज कितना तारीख है 15 तारीख को नोटिस देंगे, 25 तारीख से बंद करेंगे पार्टनरशिप, तो फर्म 25 से बंद हो जाएगा। या फिर और इन केस नो डेट इज सो मेंशन, अगर डेट लिखा हुआ नहीं है, एज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोट, मतलब आज से ही बंद हो जाएगा, 15 से ही पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं जैसे आज नोटिस दिया कि पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करना चाहता हूं, तो अगर उसमें कोई डेट लिखा हुआ है कि किस दिन से बंद होगा तो उस दिन से बंद होगा, और अगर कोई डेट लिखा हुआ नहीं है तो फिर जिस दिन मैं नोटिस दिया उस दिन से फॉर्म बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट है, ये किसके अंदर आता है, रिजोल्यूशन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। ठीक है, मतलब हम अपने इच्छा से डिसॉल्व कर रहे हैं बिना कोई कोर्ट के इंटरफेरेंस से, कोर्ट ऑर्डर नहीं कर रहा कि डिसॉल्व कर दो बोल के, पहला एग्रीमेंट के द्वारा, दूसरा बंद करना ही पड़ रहा है कंपलसरी डिसॉल्यूशन, तीसरा डिसॉल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर कंटिजेंसीज, एंड चौथा है डिसॉल्यूशन बाय नोटिस एट ऑफ पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, जो सेकेंड टाइप ऑफ डिसॉल्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिसॉल्यूशन बाय द कोर्ट। एक कोर्ट का ऑर्डर दे सकता है कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, कौन से ग्राउंड्स पे? ठीक है, सबसे पहला इंसैनिटी और अनसाउंड माइंड, पता है हम लोग को, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ है। Where a partner, not a sleeping partner, has become of unsound mind, the court may dissolve, ऐसा नहीं कि डिसॉल्व कर ही देगा, court may dissolve the firm on a sue of the other partner or by the next friend of the insane partner. Temporary sickness is no ground for dissolution of firm. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब कोई एक पार्टनर ये हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो अब बाकी पार्टनर अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को कि हमारा एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया है, हम लोग ये फर्म को क्लोज करना चाहते हैं, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि तुम पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर सकते हो। या फिर जो अनसाउंड हुआ है उसका कोई दोस्त भी अप्रोच कर सकता है कोर्ट को कि इस फर्म को बंद कर देना चाहिए, किसको, इसका एक एक्टिव पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया। अब कोर्ट को लगेगा कि हाँ इसके बिना
पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू नहीं कर सकता, देन द कोर्ट में ऑर्डर फॉर रिजोल्यूशन ऑफ सच अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अनसाउंड माइंड, हाँ ऑब्वियसली कोई भी अगर पागल है तो वो डॉक्टर के रिपोर्ट से प्रूफ होगा कि वो पागल है बोल के, है ना, इसलिए तो फिर उसका इलाज भी तो होगा ना। फिर अनसाउंड माइंड बहुत प्रकार का होता है। अनसाउंड माइंड का मतलब है द माइंड इज नॉट साउंड, मतलब द माइंड इज नॉट स्टेबल, उसको बोलते हैं अनसाउंड। ठीक है, अब वो अनसाउंड अलग अलग तरीके का होता है, कोई सुनता है भूल जाता है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कोई 2 मिनट, किसी किसी तो 2 मिनट का याददाश्त रहता है, जनरली ओल्ड एज में होता है। तुम आज सुबह कुछ बताए होगे, थोड़ी देर बाद पूछोगे तो वो भूल गए होंगे, क्योंकि वो उनका गलती नहीं है, वो ओल्ड एज का फैक्टर है। तो वो भी एक प्रकार का अनसाउंड माइंड ही है। तो अनसाउंड माइंड बहुत तरीके का हो सकता है। ठीक है, अनसाउंड का मतलब है द माइंड इज नॉट साउंड, साउंड मतलब स्टेबल या ठीक। ठीक है, टेम्परेरी सिकनेस इज नो ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन, मतलब बुखार हो गया, दिस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन। टेम्परेरी सिकनेस, ठीक है, मतलब अभी के लिए बीमार है फिर ठीक हो जाएगा वो, तो वो कोई ग्राउंड नहीं होगा डिसोल्यूशन का। ठीक है, दैट इज शुड बी अ परमानेंट वन, दैट इज अनसाउंड। सेकेंड, परमानेंट इनकैपेसिटी। देखना, when a partner other than the partner suing, मतलब कोई दूसरा पार्टनर has became in any way permanently incapable of performing his duties as a partner। ठीक है, तो ऊपर से अनसाउंड माइंड था, वो नीचे के अनसाउंड माइंड को छोड़ के और भी कुछ हुआ उसको जिससे और वो अपने ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसका मेजर एक्सीडेंट हो गया सपोज, तो अब वो अपना पार्टनरशिप फॉर्म, उसका जो ड्यूटी है वो ड्यूटी को और वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। देन बाकी पार्टनर अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को कि ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर देना चाहिए। ठीक, हाँ वो परमानेंट इनकैपेसिटी होगा, 1 साल के लिए तो नहीं होगा, 1 साल का टेम्परेरी है, परमानेंट इनकैपेसिटी है ये, मतलब कभी नहीं कर सकता, तब जाके वो फॉर्म। यहाँ पे परमानेंट ही है, मतलब इनका मतलब हो सकता है कि अगर 5-6 साल बाद फिर वो कंटिन्यू करना चाहे तो दे कैन कंटिन्यू ना। परमानेंट मतलब कर ही नहीं सकता और कभी, वो है परमानेंट, यहाँ पूरा ही बंद है। ठीक है, हैज बिकेम इन एनी वे परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज पार्टनर, देन द कोर्ट मे डिसॉल्व द फर्म। सच परमानेंट कैपेसिटी में रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी और इलनेस एटसेट्रा। कोई बहुत मेजर इलनेस हुआ या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी या कोई एक्सीडेंट हो गया या डिसेबल हो गया, कोई मेजर बॉडी पार्ट्स खराब हो गया है, तो उससे वो और वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपना ड्यूटीज, देन द कोर्ट में डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट मतलब गिल्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रॉड या समथिंग, है ना, जो अपने कंडक्ट मतलब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना, उसको बोला मिसकंडक्ट। ठीक है, वेर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग, मतलब दूसरा पार्टनर इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट प्रिजुडिशियली द कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऐसा कोई मिसकंडक्ट किया जिससे बिजनेस को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, the court may order for dissolution of the firm by giving regard to the nature of the business. It is not necessary that misconduct must relate to the conduct of the business. The important point is the adverse effect of misconduct on the business. तो बोला कि कोई इतना बड़ा मिसकंडक्ट किया है पार्टनर जिसके वजह से फर्म पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो बिजनेस उस तरीके से और हो नहीं पाएगा जिस तरीके से पहले हुआ करता था। इतना बड़ा मिसकंडक्ट कर दिया है कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर। ठीक है, जैसे होता है कभी कभी कुछ हम लोग कोई कस्टमर से ठीक से बात नहीं किए, वो हमारा वीडियो बना के वायरल कर दिया, तो अब वो दुकान में कोई आ ही नहीं रहा, और हो सकता है ऐसा। ठीक है, या फिर कभी हम कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट बेच रहे थे, कोई मीडिया कवरेज हो गया हमारा कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट्स का, तो अब बहुत सारे लोग हमारे दुकान में आना और प्रेफर नहीं करेंगे।
तो इसी को, ये सब है मिसकंडक्ट, मतलब ऐसा कुछ किया है जिससे अब ये बिजनेस उस तरीके से रन नहीं हो पाएगा जिस तरीके से पहले रन हुआ करता था। ठीक है। इन ईच केस नेचर ऑफ बिजनेस विल डिसाइड वेदर एन एक्ट इज मिसकंडक्ट और, वो बिजनेस पर डिपेंड करता है क्या चीज मिसकंडक्ट है और क्या चीज नहीं। तो ये सब क्या है देखना, सारा पॉइंट ऐसा ही है जहां पर कोई एक पार्टनर कुछ किया है और बाकी पार्टनर अप्रोच कर रहे हैं कि ये ऐसा कर दिया, हम इसके साथ नहीं रहना चाहते, कोर्ट ऑर्डर दे कि इसको बंद कर दिया जाए। कि कोर्ट अपने मर्जी से ऑर्डर तो क्यों दे, कोर्ट को क्या पड़ा है, कोर्ट कितने को दिखता रहेगा ऐसे। कोई कुछ पार्टनर्स अप्रोच किए हैं कोर्ट कि ये पार्टनर ऐसा किया है तो ये फॉर्म को बंद कर देना चाहिए। तो ये वो पॉइंट्स है। ठीक है। नेक्स्ट, तो सारा में तो ऐसे ही है ना, एक अनसाउंड माइंड हो गया तो बाकी बोल रहे हैं इसको बंद करो, दूसरा परमानेंट कैपेसिटी हो गया एक पार्टनर का, बाकी बोल रहे हैं कोर्ट को कि इसको बंद कर दो एक फॉर्म को, तीसरा कोई एक पार्टनर मिसकंडक्ट किया तो बाकी पार्टनर कोर्ट को अप्रोच किए कि ये फॉर्म को बंद कर देना चाहिए। ऐसे भी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस ये है, इलीगल है, एक्ट है ना पूरा, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, MRTP सुने हो, उसके उसको हटके फिर वो कंज्यूमर वाला लॉ आया उसको, हाँ MRTP हटके वो ये आया है तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो BST क्लास 12 लास्ट चैप्टर, वहीं से तो आया है ना। तो 11, हाँ MRTP 11 में था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो 12 में था। नेक्स्ट, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परसिस्टेंट मतलब लगातार, करेक्ट। परसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंटली, लगातार। वेर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग, सब में यही है, क्योंकि जो पार्टनर किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको छोड़कर बाकी लोग केस कर रहे हैं कि इसको बंद कर दो फॉर्म को। ठीक है। वेर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग विलफुली, जानबूझकर और persistently commits breach of agreement related to the management of the affairs of the firm or the conduct of its business or otherwise so conduct himself in matters relating to the business that it is not reasonably practicable for other partners to carry on the business in partnership with him। कुछ ऐसा किया है जिससे बाकी पार्टनर और उसके साथ पार्टनरशिप में कंटिन्यू नहीं करना चाहते या फिर कर ही नहीं सकते, इतना परसिस्टेंटली वो कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रीच किया है। ब्रीच करना मतलब तोड़ना, फॉलो नहीं करना। ठीक है। देन द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म एट द इंस्टेंस ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर। कोई भी पार्टनर अगर नोटिस देगा तो फर्म चाहे तो, कोर्ट चाहे तो बंद कर सकता है। फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ब्रीच। क्या क्या है? एम्बेजलमेंट मतलब हेरा फेरी करना, चोरी करना। ठीक है। कीपिंग इरनस अकाउंट्स, कुछ अपना अलग से पैसा छुपाना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गलत मेंटेन करना, कुछ पर्सनल प्रॉफिट्स उसमें से अर्न करना। होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, वही सेम है, पैसा ज़्यादा रखना। रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, बार बार बाकी पार्टनर्स अकाउंट्स मांग रहे हैं लेकिन ये अकाउंट्स मेंटेन करता है लेकिन किसी को अकाउंट्स दिखा नहीं रहा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी पार्टनर कंटिन्यू करना नहीं चाहेगा। ठीक है। लेकिन बंद भी नहीं कर पा रहे, तो ये लोग क्या किए, कोर्ट को अप्रोच किए कि ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक है। ये बंद क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कंसेंट ऑफ ऑल इज रिक्वायर्ड। समझ रहे हो ना, ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि कंसेंट ऑफ ऑल इज रिक्वायर्ड। क्या चीज? छोड़ के जा सकते, लेकिन उनका हिस्सा है उसमें, फिर वो चाहते हैं उसको या तो ये भी क्यों वो चाहते हैं फॉर्म बंद ही हो जाए, क्योंकि उनका नाम भी उससे एसोसिएटेड है ना, वो छोड़ के चल भी जाएंगे तो ना पार्टनरशिप। फिर भी फॉर्म तो रहे, मतलब फॉर्म तो ठीक है, क्या होगा, और कुछ लोग भी उसके साथ मिले हुए हो सकते हैं, एक दो जन, और फिर वो लोग तो रह जाएंगे ना। जैसे एक पार्टनर कर रहा है ऐसे जरूरी थोड़ी है, दो भी तो हो सकते हैं ना वो लोग, तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना फॉर्म बंद। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। वेर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग, ये केस ये सब में सेम है।
ठीक है, इसका मतलब ही यही है कि कोई एक दो जन बदमाशी कर रहे हैं और बाकी लोग कोर्ट अप्रोच किए हैं। ठीक है, हैज ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी। ये पढ़े थे हम लोग, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। हम अपना हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, जो भी प्रॉफिट हमारा होगा उसको मिले। ये बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक नहीं कर सकता, बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी और अलाउड हिज शेयर टू बी चार्ज और सोल्ड बाय द कोर्ट इन द रिकवरी in the recovery of areas of land revenue due by the partner. The court may dissolve the firm at the instance of any other partner. ठीक है, ये क्या है देखना, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये क्या होता है? एरियर्स का मतलब है आउटस्टैंडिंग, बचा हुआ। ठीक है, और लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है, वो शायद पता ना हो, हर जितना भी तुम्हारे मतलब जितना भी प्लॉट्स है तुम्हारे नाम पर या जितना भी जमीन है तुम्हारे नाम पर, सब पे एक टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं। हाँ, बहुत कम अमाउंट का है। एरियर्स को फाइन तो ज्यादा लग सकता है। एरियर्स मतलब लैंड रेवेन्यू बहुत कम है, इसको हिंदी में मालगुजारी बोलते हैं, अगर किसी को सुना हो, मालगुजारी बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में रेंट प्रॉपर्टी टैक्स या फिर म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं, हिंदी में इसको मालगुजारी बोलते हैं। ठीक है, द कोर्ट में डिसॉल्व द फॉर्म एट द इंस्टेंस ऑफ एनी अदर पार्टनर। फॉर्म बाकी पार्टनर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर दिया जाए। ये तो बहुत सिंपल है। कंटिन्यूअस या परपेचुअल लॉसेस, हाँ, लगातार फॉर्म में लॉसेस हो रहा है तो बाकी पार्टनर्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो कोर्ट को अप्रोच किया कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है ही नहीं, इस बिजनेस को बंद कर देना विल बी बेटर। ठीक है, where the business of the firm cannot be carried on except at a loss in future also। मतलब पास्ट में तो लॉसेस हो ही रहा है, पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आने वाले सालों में भी लॉसेस ही होगा। ठीक है, द कोर्ट में ऑर्डर फॉर इट्स डिसोल्यूशन। कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि ऐसा पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब और कोई भी रीजन जो सही लगे, अदर सही है। ठीक है, जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब और कोई भी ग्राउंड जो सही लग रहा है कोर्ट को। ठीक है, where the court considers any other ground to be just and equitable for the dissolution of the firm, it may dissolve a firm. The following are the cases of just and equitable: deadlock in the management, मतलब कोई किसी का बात सुनता ही नहीं है। जैसे 4 जन है, 2 जन का एक ग्रुप है, 2 जन का एक ग्रुप है, तो कोई डिसीजन हो ही नहीं पा रहा। ये लोग हाँ बोलते थे, लोग मना करते, वो लोग मना करते थे, लोग हाँ बोलते, हमेशा 50-50% पे आकर रुक जाता है। तो जो डिसीजंस मेजॉरिटी से भी लेना होता है वो डिसीजन पार्टनरशिप फॉर्म ले नहीं पाता है, क्योंकि क्या है वहां पर डेडलॉक है इन दी मैनेजमेंट। ये होता है ना, 4 दोस्त हैं, कहाँ जाएंगे, 2 एक जगह बोले, 2 एक जगह बोले, फंस गए, कहाँ जाएं अब, है ना। वैसा ही है यहाँ पर, डिसीजंस लेने नहीं हो रहा क्योंकि ऐसे आपस में डिवाइड हो रखे हैं लोग कि कोई भी डिसीजन में मेजॉरिटी तक पहुंच नहीं पा रहे हम लोग। ठीक है, where the partners are not in talking terms with them, झगड़ा उगड़ा हो गया बहुत ज्यादा, मारपीट कर लिए और ये लोग आपस में बातचीत करने के टर्म्स में भी नहीं है। और लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम मतलब जिस चीज के लिए बिजनेस कर रहे थे वो चीज का ही मतलब नुकसान हो चुका है, या इतना गुडविल का लॉस हो चुका है कि अब वो लोग और कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। द बेसिक एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नाउ ओवर। ठीक है, गैम्बलिंग बाय पार्टनर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो और भी अदर सही है, मतलब और कोई भी ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि और कोई भी ग्राउंड जो कोर्ट को सही लगे, कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकता है डिसॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो 2 ही है बस, एक है वॉलंटरी डिसोल्यूशन और दूसरा डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। अगर फॉर्म डिसॉल्व होता है तो व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इसमें ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट ऑफ फॉर्म्स एंड सेपरेट डेट्स। ठीक है, देखना कॉन्सिक्वेंसेस टू द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म
द पार्टनर मे हैव certain rights and liabilities as are discussed. Liability for acts of the partner done after dissolution. क्या कौन लायबल होगा? देखते हैं डिसोल्यूशन के बाद, लेकिन पब्लिक नोटिस से पहले तो लायबल होगा। पब्लिक नोटिस के बाद पार्टनर मतलब फर्म इज नॉट लायबल। हाँ हाँ ऑब्वियसली एक व्यक्ति दो फर्म का पार्टनर हो सकता है। ठीक है, देखना नॉट विथ स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, मतलब डिसॉल्व हो गया इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल, पार्टनर्स अब भी लायबल रहेंगे एज सच टू अ थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम which would have been an act of the firm if done before dissolution. तो डिसोल्यूशन से पहले जैसे सब कोई लायबल थे, ठीक डिसोल्यूशन के बाद भी सब कोई वैसे ही लायबल रहेंगे until पब्लिक नोटिस इज गिवन। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे दिया जाता तब तक पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म्स आर लायबल। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट ऑफ अ पार्टनर हु डाइज, जो मर गया, या हु इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मतलब जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, और ऑफ अ पार्टनर हु नॉट हैविंग बीन नोन टू अ पार्टनर डीलिंग विद अ फर्म टू बी अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म इज नॉट लायबल अंडर दिस सेक्शन। वो स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है, तो बेसिकली जो पार्टनर का डेथ हो गया या फिर जो इंसॉल्वेंट हो गया या फिर अ स्लीपिंग पार्टनर इज नॉट लायबल अंडर द एक्ट, अंडर दिस सेक्शन फॉर एक्ट्स डन आफ्टर द डेट ऑन विच ही सीजेस टू बी अ पार्टनर, बिकॉज अ स्लीपिंग पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव अ पब्लिक नोटिस। याद है, स्लीपिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने का जरूरत नहीं था। तो स्लीपिंग पार्टनर जिस दिन से पार्टनरशिप खत्म हुआ उस दिन से उसका लायबिलिटी भी खत्म। बाकी जो मर गया वो कैसे पब्लिक नोटिस देगा, वो तो मर ही गया है, या फिर जो इंसॉल्वेंट हो गया उसको भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो बेसिकली इन लोगों को पब्लिक नोटिस का रिक्वायरमेंट नहीं है। अ पर्सन हु डाइज, अ पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट, और दूसरा नॉट हैविंग नोन टू द पर्सन, मतलब ये स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है, तो इन लोगों के ऊपर पब्लिक नोटिस का रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नोटिस अंडर सबसेक्शन 1, मतलब ये वाला सबसेक्शन 1, ये सबसेक्शन 1 है, ये सबसेक्शन 3 है, तो 1 का बता रहा। सबसेक्शन 1 मे बी गिवन बाय एनी पार्टनर। ठीक है, तो डिसोल्यूशन हो गया बोल के जो नोटिस देना है वो कोई भी पार्टनर अगर दे देगा तो वो चल जाएगा। ठीक है, पढ़ना एग्जाम्पल खुद से पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो उसके बाद का। नहीं, वो उसका गलती है। फिर अगर हमने पब्लिक नोटिस दे दिया है तो हमारा लाइबिलिटी खत्म। वेबसाइट में या फिर न्यूज़पेपर में, हाँ नहीं, जो डिसोल्यूशन होता है वो तो सामने आता है वेबसाइट में। दोनों में ही आता है, मगर इंपॉर्टेंट मैटर्स है बहुत। ये वही है पब्लिक नोटिस का है। ठीक है, एक्स बोरो किया है, पब्लिक नोटिस नहीं दिया हुआ है, तो दोनों लायबल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस उंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है, तो फर्म बंद हो गया तो बिजनेस भी बंद हो जाना चाहिए। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव is entitled as against all the other partners or their representative to have the property of the firm applied in payment of debts and liabilities of the firm or to have the surplus distributed among the partners। ठीक है, तो इनका अधिकार है बिजनेस को बंद करवाने का, सारा लाइबिलिटीज को पे कर देंगे फर्म के डेट से, और उसके बाद जो पैसा बच जाएगा दे विल डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस। ठीक है,
कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप. Dissolution of a firm, the authority of each partner to bind a firm and the other mutual rights and obligations of the partner continue, notwithstanding the dissolution. ठीक है, तो बोला कि रिजोल्यूशन हो गया है, फॉर्म मतलब कोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि फॉर्म बंद हो जाएगा, या हम खुद डिसाइड कर लेंगे फॉर्म बंद हो जाएगा. इन फॉर्म को बंद भी तो करना पड़ेगा. तो जब तक फॉर्म बंद नहीं हो जाता तब तक म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस वही रहेगा जो पहले कंटिन्यू कर रहा था. जब तक वाइंड अप नहीं हो जाता तब तक बंद सच में नहीं हो जाता. रिजोल्यूशन तो अभी हम खाली डिसाइड किए कि बंद करेंगे, लेकिन बंद करना भी तो पड़ेगा. तो बंद करते समय तक वो म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस वही रहेगा जो रिजोल्यूशन से पहले था. ठीक है. एंड द अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर कंटिन्यू नॉटविथस्टैंडिंग द रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन हो गया बोल के फर्क नहीं पड़ता है, जैसा था वो वैसा ही रहेगा. So far as may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete transaction begin but unfinished at the time of dissolution but not otherwise. ठीक है. तो बोला कि जो ट्रांजैक्शंस आधा अधूरा रह गया, जो स्टार्ट हो गया है लेकिन वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सारा हम लोग खत्म कर सकते हैं और फर्म को बंद कर सकते हैं. उतना तक और म्यूचुअल राइट, ड्यूटीज वही कंटिन्यू करेगा जो पहले कंटिन्यू कर रहा था. ठीक है. मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये थोड़ा हमारा पढ़ा हुआ चीज है. ठीक है. डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म पढ़ा हुआ है, उसका जो अकाउंटिंग बना है यहीं से बना है, इसी रूल से बना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का अकाउंट्स. ठीक है. इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ अ फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन the following rules shall subject to the agreement by partner be observed. पहला, losses including deficiencies of capital shall be paid first out of profit, next out of capital, and lastly if necessary by the partners individually in proportion of which they are entitled to share profits. तो ये कोई भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, सबसे पहले मतलब लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी जो हमको वापस करना है पार्टनरशिप फर्म का, मतलब पार्टनर्स को, अगर वो कम पड़ता है तो पहले हम प्रॉफिट से हिस्सेदारी लेंगे. प्रॉफिट से हिस्सा लेने के बाद फिर भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर कैपिटल से हिस्सेदारी लेंगे. और उसके बाद भी अगर कम पड़ता है तो पार्टनर उतना उतना पैसा लेकर आएंगे सारे डेट्स को पे करने के लिए. ठीक है. हाँ, किसी एक पार्टनर का ज्यादा कैपिटल आ रहा है, मतलब तुम्हारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैश टू कैश आता था ना, किसी का बाय कैश आ रहा है, किसी का टू कैश आ रहा है, तो जिसका बाय कैश आ रहा है घर से पैसा लाएगा और जिसका टू कैश आ रहा है पैसा लेगा. ठीक है. द एसेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मस्ट बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर. पहला, इन अप्लाइंग द डेट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी. रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले थर्ड पार्टी को पेमेंट करते थे, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, सारे एसेट बेचते थे, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे करते थे. इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल. ठीक है. फ्रॉम नहीं कर दो, अबव कर दो तो इसको. In paying to each partner relatively what is due to him above capital. मतलब पार्टनर्स लोन याद है, रियलाइजेशन का क्या बनता था, पार्टनर्स लोन का रिपेमेंट करते थे हम लोग. ठीक है. इन पेइंग टू ईच पार्टनर relatively what is due to him on account of capital. अब किसका पेमेंट होता था उसके बाद, कैपिटल का. अब जो बच जाता था डिवाइड होता था पीएसआर में. द रेसिड्यू इफ एनी शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन द प्रोपोर्शन व्हिच दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स. बाकी बचा हुआ पीएसआर में डिवाइड करते थे. ऐसे ही फॉर्म बंद करते थे डिसोल्यूशन में. ठीक है. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लास्ट में कैश अकाउंट. ठीक है. बस लास्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड सेपरेट डेट्स. ठीक है.
ये रूल कहां क्यों बना है देखना, क्योंकि अ पार्टनरशिप फॉर्म हैज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब एक पार्टनर का लाइबिलिटी खत्म नहीं होता है, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल है। ठीक है, अब सपोज फर्म का उधारी है और पार्टनर का पर्सनल उधारी भी हो सकता है, उसको बोलते हैं सेपरेट डेट्स। ठीक है, तो फर्म का भी अपना उधार हो सकता है, क्रेडिट्स हो सकता है, लाइबिलिटी हो सकता है, और पार्टनर का इंडिविजुअली भी अपना क्रेडिट्स हो सकता है। इनका अपना एसेट्स है और इनका भी अपना पर्सनल एसेट भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्म के लाइबिलिटी को पे करने के लिए पहले क्या यूज होगा, फर्म का एसेट्स यूज होगा। ठीक है, और फिर अगर कुछ एसेट बच जाता है, मतलब कुछ कैपिटल, जैसे जितना लाइबिलिटी पे करना है फर्म का सारा लाइबिलिटी पे कर दिए, उसके बाद भी पैसा बच गया पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। पार्टनर उस पैसे को यूज कर सकता है अपने सेपरेट डेट्स को पेमेंट करने के लिए। समझ में आ रहा है? अब दूसरा, अगर पार्टनरशिप में पैसा कम पड़ रहा है, पार्टनर पैसा घर से लाने वाला है, तो पार्टनर पहले सेपरेट एसेट को यूज करेगा सेपरेट डेट्स को पेमेंट करने के लिए, उसके बाद जो पैसा बच जाएगा वो फॉर्म में ला सकता है फॉर्म के डेट्स को पेमेंट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो फॉर्म्स एसेट विल बी फर्स्ट यूज्ड टू पे फॉर्म्स डेट एंड देन सेपरेट डेट्स, और सेपरेट एसेट विल बी यूज्ड फॉर फर्स्ट सेपरेट डेट्स एंड देन फॉर्म्स डेट। क्लियर है? देखना उतना ही लिखा है, कुछ नहीं और। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म shall be applied in the first instance in the payments of the debts of the firm। तो फर्म का प्रॉपर्टी, फर्म का पैसा सबसे पहले फर्म के लाइबिलिटीज को पे करने के लिए यूज होगा। आउट एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस, अगर कुछ बच जाता है तो देन द शेयर ऑफ ईच पार्टनर shall be applied to the payment of his separate debts और paid to him। या तो उसको दे देंगे या उसको सेपरेट डेट्स है तो हम डायरेक्टली भी पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो फॉर्म्स, हाँ ऑब्वियसली पार्टनर हाँ बोलेगा तो फॉर्म का एसेट पहले फॉर्म्स का डेट के लिए, फिर कुछ बच जाएगा तो सेपरेट डेट्स के लिए। ठीक है, और दूसरा उसका ऑपोजिट, द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ सेपरेट डेट्स एंड सरप्लस इफ एनी इज द पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द फॉर्म। क्लियर है इतना? तो बेसिकली जो जिसमें है पहले उसका पेमेंट होगा, बाद में दूसरी तरफ जाएगा। हाँ हाँ, फॉर्म को 0 भी मिल सकता है, क्योंकि नहीं जरूरी नहीं है। जब सेपरेट डेट्स को पहले पे करेगा सेपरेट एसेट से, फिर जो बच जाएगा वो फॉर्म में वो पैसा लेकर आएगा। ठीक है, चलो ऑनलाइन वाले इतना क्लियर है? ठीक है, चलो बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।